तो आज हम देखेंगे जो जो भारत का भौतिक विभाजन था उसमें हम लोग पूर्वी घाट तक देख लिए। आज देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो देखेंगे आज वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट का निर्माण कैसे होता है, पहले हम लोग उसको पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो बोलते थे पूर्वी, यहाँ पे जो पश्चिमी, यहाँ से इन पहाड़ियों को हम बताएंगे जिसको बोलते हैं दक्षिण की पहाड़ियां, उनको भी हम आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। तो ये जो है, ये जो पश्चिमी तट के सहारे जो विकसित हुआ है इसी को बोलते हैं क्या, वेस्टर्न घाट। यानी पश्चिम की तरफ है तो ये पश्चिमी घाट, ये पूरब की तरफ बोलते थे पूर्वी घाट। घाट है ये कहाँ से है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र की सीमा से नीलगिरी तक, नीलगिरी तक वेस्टर्न घाट। इसके बाद ये सब जो पार्ट हैं ये भी पश्चिमी घाट के ही पार्ट हैं। ये जो नीचे में देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट के हैं, लेकिन ये नीलगिरी इसलिए बनाए हैं ये घाट क्योंकि यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। यहाँ पे आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाती है, इसको बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी, ये नीलगिरी यहीं पे आके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाती है। तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र की सीमा से नीलगिरी तक, इसके बाद यहां से लेकर कन्याकुमारी तक, नीलगिरी से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, तो जो ये नीलगिरी से कन्याकुमारी है इसको बोलते हैं दक्षिण की पहाड़ियां। दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां, ये भी किसके पार्ट है, ये भी इसी वेस्टर्न घाट के पार्ट है। तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र की सीमा से लेकर नीलगिरी तक, ये तो मेनली ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है लगभग। इसके बाद जो नीलगिरी से कन्याकुमारी है ये दक्षिण की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब इस वेस्टर्न घाट के इधर देखेंगे तो इसमें भी कई छोटे छोटे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पर्वत नहीं पहाड़ बोलिए। इस नीलगिरी को हम मिटा देते हैं। यहाँ देखेंगे सतमाला रेंज है, यहाँ सतमाला रेंज यहाँ बताए थे हम। ये क्या है, विंध्य पर्वत है, यह है विंध्य पर्वत। इसके बाद यहाँ पे कैमूर श्रेणी है, ये विंध्य श्रेणी। इसके बाद ये है इसी का एक्सटेंशन आगे में कैमूर श्रेणी। तो ये है सतमाला रेंज। सतमाला के बाद यहाँ ये है बालाघाट। बालाघाट के ऊपर देखेंगे ये है अजंता। अजंता, अजंता के बाद यहाँ देखेंगे गाविलगढ़। यह है गाविलगढ़, यह है अजंता, यह है सतमाला रेंज, यह है बालाघाट। और सतमाला के जस्ट नीचे यहाँ देखेंगे यह है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो यह है सतमाला, बालाघाट, अजंता, गाविलगढ़, यह है विंध्य श्रेणी
ये बिंद दोनों है, बिंद कैमूर। इसके बाद ये वेस्टर्न घाट, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो पहले तो हम देख लिए वेस्टर्न घाट के बारे में। ये गुजरात प्लस महाराष्ट्र की सीमा से, यहाँ जो गुजरात महाराष्ट्र की सीमा है वहां से लेके एक तरह से ये कन्याकुमारी तक फैली है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ। हालांकि ये कोई पर्वत नहीं है, लेकिन ये कोई पर्वत नहीं है, लेकिन ये पर्वत जैसा उठ गया। ये कैसे उठ गया? तो जब भारत, जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसके बाद जब ये गोंडवाना से टूटा, इसके बाद ये लॉरेशिया से टकराया। जैसे ही जब लॉरेशिया से टकराया, इधर में आप देखेंगे लॉरेशिया मतलब ये चाइना वाला पार्ट जो है वो यूरेशिया या लॉरेशिया का पार्ट माना जाता है। तो जब उससे टकराया तो ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ तो पहले भ्रंश बना, फाल्ट बना। हम आपको बता चुके हैं नर्मदा फाल्ट और सतपुड़ा फाल्ट जो है, नर्मदा और तापी का ये जो भ्रंश है, तो वहां पे फाल्ट बना। इसका मतलब कि ये प्लेटें कैसी थी? कमजोर थी। यहाँ पे प्लेटें कमजोर थी, तो यहाँ पे प्लेटें धंस गई। जब यहाँ पे प्लेट धंस गई, तो धंसने से क्या हुआ कि जब झटका लगा तो ये पीछे वाला पार्ट उठ गया, तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठा। तो जैसे ही ये पार्ट ऊपर की तरफ उठा, तो ये कगार नुमा खड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज इधर से आ रही है, जैसे ही आया तो मान लीजिए किसी चीज से टकराया, मान लीजिए मेरा हाथ, ये मान लीजिए लरेशिया का भाग है, ये मान लीजिए ये वाला लरेशिया का भाग है। जैसे ही मान लीजिए टकराया, तो जब ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि ये भारतीय प्लेट कैसा है? महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट क्या है? हेवी होता है। तो जब महासागरीय प्लेट हेवी होता है, भारी होगा, तो ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। जब ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ गया, तो ये वाला पार्ट उठ गया। जैसे ही वाला पार्ट उठा, तो यही जो उठा हुआ पार्ट है ये वाला, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। यही क्या है? वेस्टर्न घाट है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? आप समझ गए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण लिख दीजिए कि भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकराने के बाद कगार नुमा आकृति में, यहां से पश्चिम से लिख लीजिए, पश्चिम से उठ गया, पश्चिम से उठ गया। और यही उठा हुआ भाग क्या है? यही उठा हुआ भाग पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट कहलाता है। जो भाग उठ गया यही पश्चिमी घाट कहलाता है। तो जब ये उठ गया, तो ये कैसा है? कगार नुमा आकृति है। कगार नुमा मतलब ये जो इसकी ढाल है, ये एक कगार की तरह है। मान लीजिए ये वाला ढाल ऐसे हो गया, यहाँ से बना रहे हैं, ये वाला ढाल ऐसे हो गया, मतलब खड़ी ढाल हो गई कुछ। फिर यहाँ से इधर की तरफ जो इस साइड में है, पूर्वी साइड में, इसका ढाल कुछ मंद हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, यहीं से इधर वाला एरिया दक्कन का पठार है। जब दक्कन का पठार हम पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे। तो जो ये वाला एरिया है, ये पूरा लगभग ये दक्कन का पठार है। तो यहाँ पे मान लीजिए दक्कन का पठार है, यहाँ से ये दक्कन का पठार इसी से लगा हुआ है। दक्कन के पठार के बाद कुछ इस तरह से ये लगभग पूरा एरिया दक्कन का पठार आता है। यहाँ से ये वाला एरिया पूरा दक्कन का पठार है। इसके बाद यहाँ फिर पूर्वी घाट उठी, और हम आपको बताए थे पूर्वी घाट में कि पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, क्योंकि यहाँ से पहले तो ये पुराना है, और जो भी नदियां यहाँ से निकली पश्चिमी घाट से, वो इन पर्वतों को क्या की? काट छाट दी है। यानी इसका काफी डिनोडेशन हुआ है, यानी अक्षय अपर्दन हुआ है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ये पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। तो कुछ इस तरह से आकृति है भारत की, कुछ पश्चिम से पूरब की तरफ कुछ इस तरह की आकृति है। तो ये जो है
ये पश्चिमी घाट है, ये दक्कन का पठार है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के बाद ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो कगार नुमा कहने का मतलब कि इसकी जो ढाल है ये लगभग 45 डिग्री पे है, यानी इसका जो स्लोप है वो लगभग 45 डिग्री पे है। इसका स्लोप लगभग 45 डिग्री पे है। तो पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ ये आप लोग को पता चल गया। तो जो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट, तो मान लीजिए ये 45 डिग्री जब खाल ढाल पे खड़ी है, तो जो भी नदियां यहाँ से निकलेगी वो काफी तीव्र गति से निकलेंगी अपेक्षा इसके। यानी एक मान लीजिए ये पर्वत है, ये इसका ढाल काफी ज्यादा है मान लीजिए, और एक ये है जिसका ढाल मंद है। तो जो यहाँ जो यहाँ से नदियां निकलेगी इधर, इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसकी स्पीड, इसकी वेग क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहाँ की जो नदियां होगी इसकी वेग क्या होगी? वेग ज्यादा होगा, यानी इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका स्पीड ज्यादा होगा। जब इसका स्पीड ज्यादा होगा तो जो भी नदियां यहाँ से कटान करेगी, इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? अरबियन सी है, ये क्या है? अरब सागर है। इधर यहाँ पे अरब सागर है। तो जो भी नदियां यहाँ पे कटान करेगी, जो नदियां एक तो यहाँ से छोटी छोटी नदियां निकलेंगी, क्योंकि यहीं से निकलेगी तुरंत यहाँ गिर जाएंगी, अरब सागर में गिर जाएंगी। एक तो पहली बात यहाँ की नदियां कैसी होगी? छोटी होगी। यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ की नदियां छोटी होगी। यहाँ की नदियों की लंबाई छोटी होगी, छोटी होगी। जो पश्चिमी घाट से नदियां जो अरब सागर में गिरेगी उनकी लंबाई अपेक्षाकृत छोटी होगी। बस दो नदियों को छोड़कर, एक नर्मदा और एक तापी नदी को छोड़कर, जो भी पश्चिमी घाट से निकलेगी नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का हम बात कर रहे हैं। जो पश्चिमी घाट से निकलकर नदियां जो अरब सागर में गिरेंगी उनकी लंबाई क्या होगी? छोटी होगी। प्लस में दूसरा लिखिए कि उनकी वेग यानी वेलोसिटी, उनकी वेग, वेग क्या होगी? तेज होगी। वेग तेज होगी। जब वेग तेज होगी तो ये नदियां जो भी कटान करेगी, यहाँ था पूर्वी घाट में कि पूर्वी घाट के बाद जो नदियां कटान कर लाती थी उनको पर्याप्त समय मिलता था कि वह क्या करती थी? इधर आसानी से पाट देती थी, क्योंकि इधर उतरते समय स्लोप कम हो गया था। जब इधर स्लोप कम हो गया था तो नदियों का स्पीड उतना नहीं था, तो वो अवसाद को बहाकर आसानी से नहीं लेकर जा रही थी। तो ये क्या कर रही थी कि यहाँ पे अपनी अवसाद को यहाँ पे जमा कर दे रही थी, जिससे कि पूर्वी तटीय मैदान निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तेज है, प्लस में ये छोटी नदियां हैं, तो इनको उतना कटान करने की समय भी नहीं मिल पा रहा है। जितना समय इधर मिल रहा है कटान करने के लिए, उतना समय यहाँ नहीं मिल पा रहा है। छोटी नदियां हैं, प्लस में इसकी वेलोसिटी भी तेज है। तो जब वेलोसिटी तेज है तो ये नदियां यहाँ से निकलकर आसानी से अरब सागर में गिर जाएंगी, और जो भी अवसाद होगा उसको अरब सागर में धकेल देंगे। यहाँ लिखिए कि इनको कटान करने के लिए कम समय मिलता है। इसी में लिखिए कि वेग अधिक होने के कारण ये अपनी अवसाद को, ये अरब सागर है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये अपनी अवसाद को अरब सागर में गिरा देती है। जब ये अपनी अवसाद को अरब सागर में गिरा देगी तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे मैदान जो निर्माण होगा वो मैदान क्या होगा? सकरा होगा। क्यों सकरा होगा?
क्योंकि अपने अवसाद को यहाँ गिरा दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे पर्याप्त समय मिल जा रहा था, जब पर्याप्त समय मिल जा रहा था तो अपनी अवसाद को यहाँ से जमा कर दे रही थी। लेकिन यहाँ पे पर्याप्त समय न मिलने के कारण, प्लस में इसकी वेग अधिक होने के कारण यह अपनी अवसाद को अरब सागर में गिरा देती है। तो जो यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसीलिए यहाँ लिख लीजिए, इसलिए जो पश्चिम तटीय मैदान है, जो पश्चिम तटीय मैदान है, ये सकरा होगा, सकरा होगा किसकी अपेक्षा? अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान के, पूर्वी तटीय मैदान के, यानी पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में यहाँ क्या होगा? सकरा होगा। जब यहाँ सकरा होगा, ये वाला क्षेत्र जब सकरा होगा तो यहाँ पे उतना ज्यादा मैदान नहीं है। जब मैदान नहीं है तो यहाँ पे खाद्यान्न की उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए देखेंगे कि जब यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे धान की खेती या जो धान की पैदावार है वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में अधिक होती है अपेक्षा पश्चिमी तटियों के, यानी पश्चिमी तटियों के तुलना में पूर्वी तट में धान की जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें धान की पैदावार ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यहाँ पे क्यों ज्यादा होती है, तो आप समझ गए इसका रीजन। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मैदानी कम है। जब मैदानी कम है, प्लस में यहाँ की जो नदियां हैं काफी तेज वेग से आती हैं, तो यहाँ पे पानी की भी मान लीजिए एक तरह से ये वाली पठारी उतरी तुरंत अरब सागर में गिर गई, यहाँ से जो नदी निकली तुरंत अब अरब सागर में चली जाती है। तो इस क्षेत्र में काफी सकरा मैदान होने के कारण, और ये क्षेत्र में ये मैदान जो है काफी चौड़ा है। जब मैदान काफी चौड़ा है तो यहाँ पे चावल की प्रोडक्शन इसकी तुलना में यहाँ पे ज्यादा होगी। नदियों के चैप्टर में आएंगे तो पढ़ाएंगे यहाँ पे कौन कौन सी नदियां निकलती है। ऐसे बहुत सारी नदियां, जैसे शरावती नदी हुई, मांडवी, रोचक, चकोर, बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों के चैप्टर में आएंगे तो पढ़ाएंगे। लेकिन ये वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे इसकी महाराष्ट्र में चोटी है। जैसे ये मान लीजिए महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट है, ये कर्नाटक में स्थित है, ये केरल में है, और बाकी जो ये पार्ट आता है ये तमिलनाडु में चला आता है। तो जो महाराष्ट्र में है, तो जिसे महाराष्ट्र वाले पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं, ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, ये है वेस्टर्न घाट, ये है विंध्य पर्वत, ये है विंध्य पर्वत। इसके बाद यहाँ है यह है सतमला, यह है बालाघाट, यह है अजंता, यह है गाविलगढ़, ये वाला पर्वत बना गाविलगढ़, और यह है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो अगर इसको महाराष्ट्र वाले पार्ट में देखेंगे तो इसकी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कालसूबाई, यहाँ पे है महाराष्ट्र में इसकी चोटी हो जाएगी कालसूबाई, कालसूबाई। इसके बाद यहाँ बना ली। इसके बाद इसी पश्चिमी घाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी, यही नासिक के पास से निकलती है। यहाँ से निकलेगी गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो पूछा जाता है कि गोदावरी नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, किन दो पहाड़ों के बीच बहती है। तो ये जो है सतमला रेंज है, और ये है बालाघाट, ये है बालाघाट, और ये है सतमला है, और यही नासिक के पास से निकलती है। तो इसी गोदावरी, ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। तो यही जो है ये सतमला और बालाघाट के बीच बहती है, सतमला और बालाघाट के बीच गोदावरी नदी बहती है, और ये आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहीं पे देखेंगे तो इसी के तट पे यहाँ
राजमुंदरी है, यहाँ पे देखेंगे राजमुंदरी और यहीं पे है यनम जो कि पांडिचेरी का भाग है, खैर उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे नासिक में ही देखेंगे, यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है नासिक में ही। तो किन दो पहाड़ों के बीच बहती है? बालाघाट और सतमला के बीच। बालाघाट और सतमला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी। इसके बाद यहाँ जो इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, यहाँ लिख लीजिए, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट और हरिश्चंद्र, ये जो है पहाड़ी, ये है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ये हरिश्चंद्र, सतमला, बालाघाट। तो यहाँ से एक महाबलेश्वर है, यहीं से एक निकलती है कृष्णा नदी, यहीं से निकलती है कृष्णा नदी, और ये भी कहाँ? आंध्रा में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी किस में निकलती है? तो ये सह्याद्री यानी इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के बीच में ये क्या है? पश्चिमी घाट है। ये कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के बीच से। तो कभी कभी पूछ लेता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी सह्याद्री पे, यहीं पे सह्याद्री पे देखेंगे, इसमें महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, थाल घाट, ऊपर वाला है यहाँ दो दर्रा, थाल घाट, और नीचे वाला है भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। तो जो ये दर्रा है, हम आपको हिमालय के जब दर्रा पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो वेस्टर्न घाट के दर्रे हैं, वेस्टर्न घाट के साथ ही पढ़ लेंगे। तो जो ये थाल घाट दर्रा है, इसको इस साइड में है मुंबई आप देखते हैं सालसीट, यहाँ सालसीट द्वीप है, वहां उस पे मुंबई बसा है। तो मुंबई से आपको नासिक, नागपुर कनेक्टेड, मुंबई से नागपुर, भोपाल होते हुए ये कहाँ? आगरा। इसके बाद ये कहाँ तक चली जाएगी? दिल्ली। ये जो थाल घाट से आप यहाँ मुंबई से निकलकर आप दिल्ली तक जा सकते हैं। ये जो भोर घाट है, ये कहाँ से? मुंबई से यहाँ मान लीजिए था भोर घाट है, तो आप देखेंगे इधर पुणे है, यहाँ है पुणे। तो यहाँ मुंबई से इस दर्रे से होते हुए मुंबई से ये जो दर्रा है, तो यहाँ मान लीजिए मुंबई है, तो मुंबई से आप निकलेंगे, यहाँ पुणे है, तो मुंबई से पुणे के बाद बेलगाम होते हुए ये कहाँ? बेंगलोर तक, बेंगलुरु तक आप जा सकते हैं इस भोर घाट से। तो थाल घाट और भोर घाट ये कहाँ है? मुंबई में है। इसके बाद जब ये कर्नाटक में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे मिल जाती है और एक गांठ का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं नीलगिरी, यानी नीलगिरी। ये पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट से मिलकर बनी है, पूर्वी घाट का ज्वाइंट है ये क्या है? यहाँ मिलन बिंदु है पश्चिमी घाट और प्लस पूर्वी घाट का। और यहीं पे इसकी जो ऊंची चोटी है, इसको नीलगिरी को इसको बोलते हैं डोडा बेटा इसको बोला जाता है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, न कि वेस्टर्न घाट की।
वेस्टर्न घाट में एक चोटी बताते हैं कालसूबाई, ये महाराष्ट्र की ऊंची चोटी है। और नीलगिरी, नीलगिरी की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पूरे वेस्टर्न घाट की ऊंची चोटी यहाँ पे हो जाएगी अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो इस नीलगिरी पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ज्वाइंट है। ये इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा है। और यहीं पे एक वन पाया जाता है, सतमंगली वन। सतमंगली वन। और इसी सतमंगली वन पे क्या पाया जाता है? चंदन। इसी यहीं पे सतमंगली वन पे चंदन का प्रोडक्शन होता है। प्लस यहाँ पे और क्या मिलता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। तो याद रखिएगा, सतमंगली वन में क्या पाया जाता है? चंदन और यूकेलिप्टस। ये कहाँ है? नीलगिरी पे। तो इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की चट्टानें किस कलर की हैं? नीले कलर की हैं। यहाँ की चट्टानें नीले रंग की है। नीले रंग की है। अब नीले रंग की क्यों है? नीले रंग की वजह क्या है? चारकोनाइट। चारकोनाइट की उपस्थिति के कारण। उपस्थिति के कारण यहाँ की रंगे जो है वो नीले रंग की है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नीलगिरी। अब नीलगिरी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये है अन्नामलाई। इसके बाद यहाँ पे है अन्नामलाई। अन्नामलाई, ये है अन्नामलाई। ये है नीलगिरी। नीलगिरी के बाद ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई। तो जो अन्नामलाई की ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी। इसकी सर्वोच्च चोटी ये है अनाईमुदी। अनाईमुदी। ये है अनाईमुदी। अन्नामलाई पे है सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, जो कि पूरे ये जो वेस्टर्न घाट है या पश्चिमी घाट है या सह्याद्री है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की तो है ही, लेकिन पूरे वेस्टर्न घाट की, ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद यहाँ पे देखेंगे कार्डमम है। यह है कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ। और इसी जो यहाँ लिख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ी पे ही ऊटी स्थित है। इसी नीलगिरी पहाड़ी पे जो है पर्यटन स्थल ऊटी स्थित है। इस पे? यहाँ नीलगिरी पे। तो जो ये अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी हो गई अनाईमुदी। अन्नामलाई को हाथी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अन्नामलाई को हाथी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद ये जो है कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, यानी ये है कार्डमम। इसके बाद ये है पालिनी पहाड़ियाँ। और इसके बाद इसके बीच में यहाँ नागरकोई। ये है नागरकोई। नागरकोई पहाड़ियाँ। तो ये पालिनी पहाड़ियाँ जो कि पूरी तरह से किसमें है? तमिलनाडु में है। यह है तमिलनाडु में। यह है पालिनी पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। और यह है कार्डमम। कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ियाँ। कार्डमम या इलायची, इलायची पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी किसके लिए थी? मसालों के लिए। ये मसालों के लिए जानी जाती है। मसालों के लिए जानी जाती है, या फिर
मसालों में खासकर किसकी उत्पादन यहाँ होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, तो इलायची की, इसीलिए इसका नाम पड़ा इलायची पहाड़ियां। तो और ये तमिलनाडु है। पालिनी पहाड़ियां पूरी तरह से कहाँ है, तमिलनाडु में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है बंदररा, इसकी सर्वोच्च चोटी है बंदररा। पालिनी पहाड़ियां का सर्वोच्च चोटी है बंदररा, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, और ये है नागरकोई, नागरकोई पहाड़ियां, नागरकोई पहाड़ियां। तो ये मान लीजिए अगर आपको क्रम दे दे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो आप उत्तर से दक्षिण इसको क्रमबद्ध सजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर से दक्षिण दे दिया, इन पहाड़ियों का नाम दे दिया और इसको बोल दिया कि आप उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाएं। जैसे हम लोग इधर भी देखे थे कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण देखे थे क्रम, तो उसी तरह यहाँ से तो ये लगभग कंटिन्यूअस है, ये लगभग सतत है, कौन, वेस्टर्न घाट। लेकिन जैसे ही नीलगिरी पे आती है, नीलगिरी के बाद ये भी पहाड़ियां देखें टुकड़ों में बढ़ जा रही है। तो ये है अनामलाई, अनामलाई, अनामलाई के बाद यह है कार्डमम, कार्डमम के बाद ये है पालिनी पहाड़ियां, और ये है नागरकोई पहाड़ियां, यह है नागरकोई। तो मान लीजिए अगर नागरकोई को हटा दे और पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो साउथर्न है, दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, यानी सबसे साउथर्न मोस्ट, तो ये क्या आप दे दीजिएगा, कार्डमम पहाड़ियां। क्योंकि पालिनी पहाड़ियां, तो पालिनी पहाड़ियां को अगर देखेंगे अक्षांश में बांटेंगे तो ये जो कार्डमम है ये काफी दक्षिण की तरफ चली जाएगी, जब नागरकोई को न दिया रहे तब। और जब नागरकोई को ऑप्शन में दे तो सबसे दक्षिण की तरफ नागरकोई पहाड़ियां हो जाएगी, यानी सबसे दक्षिणतम क्या है, नागरकोई है। लेकिन अगर नागरकोई ऑप्शन में नहीं रहे तो सबसे साउथर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ियां। तो ये था, और प्लस में ये जो रीजन है साउथर्न, ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है, तो जो ये अरब सागर से होने वाली बारिश है, जब ये अरब सागर से आती है और जैसे ही यहाँ टकराती है तो बारिश यहीं पे करा देती है, बारिश यहीं पे करा देती है, बारिश जो इसी क्षेत्र में हो जाता है। और जो इसके बाद जो ये पर्वत के मान लीजिए दो ढाल हुए, ये तो जो यहाँ से पर्वत टकराई, यहाँ से जो हवाएं टकराई इस पर्वत पे, पर्वत के इस किनारे पे, तो बारिश इसी किनारे हो जाएगी, यहीं पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। और जो ये किनारा है, ये किनारा कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ये किनारा, इस पे बहुत कम बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त बारिश होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मुंबई है, मुंबई जो इस साइड में स्थित है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन यही जब पुणे में देखेंगे तो पुणे में बारिश कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्वत मान लीजिए तो काफी ऊंची है, जैसे ही ऊंची है तो यहाँ से हवा टकराकर जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी, तो जब हवा टकराकर ऊपर की तरफ उठेगी, कंडेंस होके फिर यहीं पे बारिश करा देगी, यानी इसी किनारे पे बारिश करा देगी। और इसके जो इस साइड में है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश इसको बोलते हैं।